जम्मू कश्मीर बैठक को लेकर आज कांग्रेस करेगी पार्टी का रुख। पीएम मोदी ने 24 जून को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। और भारत में वैक्सीनेशन में बना रिकॉर्ड, मध्य प्रदेश में भी बना रिकॉर्ड और टीकाकरण एक दिन में चला। कोरोना टीकाकरण को लेकर बीजेपी आप सामने बोले। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहा, वैक्सीन के बजाय विज्ञापन पर पैसे खर्च कर रहा केंद्र सरकार। और छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की रिपोर्ट को बताया गलत, कहा राज्य में 0.95% पर पहुंची कोरोना वैक्सीन की बर्बादी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। केंद्र सरकार द्वारा सोमवार से वयस्कों के लिए देश भर में मुफ्त टीका उपलब्ध कराए जाने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से टीका लगवाकर कोविड के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर साझा किए गए संदेश में कहा कि भारत में टीकाकरण अभियान के इस चरण का सबसे अधिक लाभ देश के गरीबों, मध्य वर्ग, युवाओं को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जन सहभागिता के माध्यम से भारत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के लिए कृत संकल्प है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री उड़न दस्ते, खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा फतेहाबाद शहर के रतिया रोड स्थित ग्रोवर डेयरी में छापेमारी की गई। इस दौरान अनेक दुकानदारें और अपनी दुकानों को बंद करके भूमिगत हो गए। बताया जा रहा है कि विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दुकान से घी, दूध, दही और अन्य वस्तु के सैंपल लिए, जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। और इस दौरान आपको बताते चले कि टीम ने डेयरी मालिक से लाइसेंस की मांग की है ताकि मामले की गहनता से जांच की जा सके। और फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा स्पेशल रेड है, जॉइंट रेड है, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और दूध की कमी हो जाती है। दूध की बनी वस्तुएं के अंदर मिलावट का अंदेशा है, तो इस सिलसिले में ये कार्रवाई की जा रही है। कुछ शिकायतें सीएम फ्लाइंग के पास आई थी कि दूध और दूध की चीज़ों में मिलावट हो रही है, तो इस सिलसिले में ये कार्रवाई हो रही है। अभी 17 को भी हमने जॉइंट रेड करी थी रतिया में। इसी सिलसिले में ये रेड्स हैं और ये रेड्स जारी रहेंगी। आज क्या कार्रवाई? और देश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान शुरू कर दिया गया है, जिसका आज भी दौर नजर आया। ऐसे में जहां एक तरफ तो कोरोना में वैक्सीन की महामारी को देखा जाए तो अगर वैक्सीन का अब दौर शुरू हो गया, और ऐसे में अगर बात देश के रिकॉर्ड की करें तो 81 लाख लोगों को टीका लगाया गया। और इसी कड़ी में केरल में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया। आपको बताते चले कि केरल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तिरुवनंतपुरम में बुजुर्गों और मरीजों का घर घर जाकर वैक्सीनेशन किया। और बुजुर्गों और मरीजों को वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने में तकलीफ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह सराहनीय कार्य किया। बताते चले कि पूरे देश में केरल एक ऐसा राज्य है जहां वैक्सीन की बर्बादी बिल्कुल भी नहीं है। First, we have listed out the palliative patients registered in our palliative care unit. So that comes about around 43 to 44 patients, and according to the new government order, we have to also include people who are unable to move out of their house due to old age or any other debilitating diseases and all. So we are including that people also. So average number comes around 130 to 140 patients, 140 persons in our field area. So we are planning to conduct. और कोरोना वैक्सीन को लेकर अल्पसंख्यक समाज में फैली भ्रांतियों और अफवाहों को दूर करने के उद्देश्य से यूपी के महाराजगंज जनपद में नौतनवा नगरपालिका में कोरोना वैक्सीन जागरूकता कार्यक्रम और विशेष टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने पहुंचकर जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो यहाँ लगभग 300 से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण करवाया। और इसी के मद्देनजर टीकाकरण को लेकर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों को कोरोना महामारी की भयावहता और वैक्सीन के महत्व और इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
वैक्सीन लगवाया है, कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा है। और मैसेज देना चाहता हूँ कि जो है आप लोग अफवाहों से घबराएं ना, वैक्सीन जरूर लगवाएं और बेहद जरूरी है। कोरोना के मतलब चैन को तोड़ने के लिए वैक्सीन ही जरूरी है। वाहिद रास्ता ही एक वैक्सीन लगवाएं, किसी के कहने सुनने और अफवाहों पे ध्यान ना दें, खुद लगवाएं और अपने परिवार वालों को भी मतलब लगवाएं। का नौतनवा में चेयरमैन साहब गुड्डू खान जी के प्रयासों से आज ये वाइट हाउस में जो अल्पसंख्यक समाज के जो हमारे मौलाना साहब हैं, जो 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं, उनके लिए एक वैक्सीनेशन कैंप का आज यहाँ पे आयोजन किया गया। हम देखते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे लोगों में कुछ भ्रांतियाँ थीं। आज यहाँ पर सभी मौलानाओं ने और सभी समाज के अल्पसंख्यक समाज के संभ्रांत लोगों ने बताया कि वैक्सीनेशन की क्या उपयोगिता है और क्यों वैक्सीनेशन को लगवाया जाना चाहिए। तो आज के इस वैक्सीनेशन कैंप में लगभग 200 लोगों को वैक्सीन लगवाने का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें सभी मौलाना और सभी जो 45 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। देखिए, वैक्सीनेशन का तो कार्यक्रम पूरे भारत में बहुत ही जोरों से, बहुत ही मजबूती से चल रहा है, लेकिन नौतनवा नगर पालिका में इस कार्यक्रम को करने की आवश्यकता ये हुई कि जब हमने वैक्सीनेशन का परसेंटेज जाना तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या वैक्सीनेशन के प्रति बड़ी कम थी, जागरूकता नहीं थी। अल्पसंख्यक के लोगों को पूरे नौतनवा नगर पालिका में 1% से भी कम वैक्सीनेशन लोगों ने कराया। अच्छा महसूस कर रहे हैं और कोरोना जो महामारी है, इससे अगर बचना है, लोगों को बचना है, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बगैर वैक्सीनेशन के आदमी महफूज नहीं रह सकता। और लोगों के अंदर जो गलतफहमियां हैं कि वैक्सीन लगाने से आदमी का डेथ हो जाएगा या उसके साथ परेशानियां होंगी, ये सब गलतफहमी है। लोगों को इससे बाहर निकलना चाहिए और खास तौर से अकलियती विभाग अल्पसंख्यक लोगों को इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए और वैक्सीन लगाने के लिए आगे आना चाहिए। ये उनकी जिंदगी के लिए बहुत अहम कड़ी है। और दोनों डोज, एक डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज भी जरूर लगवाएं ताकि उनकी जिंदगी महफूज रहे और कोरोना महामारी से सारे पूरे इंडिया के लोग बच जाएं। कोरोना को हराने के लिए सिर्फ यही एक सूरत है कि वैक्सीन आदमी लगाए और लोगों को भी इसके लगाने। उधर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे भागों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम राजस्थान के आसपास के हिस्सों पर कई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। और ऐसे में मौसम विभाग ने कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। इस दौरान कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज आंधी चलने की भी संभावना जताई जा रही है। उधर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मानसून की जबरदस्त बारिश हुई, जिससे नदियां उफान पर होने के साथ कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को मानसून के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति धीमी रहने की संभावना है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब में उमस वाली गर्मी होगी, जबकि इस सप्ताह के आखिरी में यानी शनिवार से मौसम में सुधार होने और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। उधर यूपी के कासगंज की बात कर लेते हैं, जहां जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर के साथ गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत कादरगंज घाट और गंगा नदी के किनारे स्थित विभिन्न गांवों में पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। इसके साथ ही मौके पर स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जलस्तर पर निरंतर नजर रखी जाए, किसी भी स्थिति से तत्परता से निपटने के लिए समस्त व्यवस्थाएं पूर्ण रखें। अभी हालात सामान्य हैं। बताते चलें कि नरोरा बांध से 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जैसा कि आप जानते हो कि नरौरा बैराज से लगभग 2.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और जो मध्यम बाढ़ की श्रेणी में आता है और हमारे यहाँ पटियाली तहसील के करीब 30 से 35 गांव इससे प्रभावित होते हैं। आज हम लोग अभी रिकेरा गांव में हैं। इधर 4 गांव हमारे पड़ते हैं जो बदायूं साइड में पड़ते हैं और हालांकि पानी निकल जाएगा अगर और पानी ऊपर से नहीं छोड़ा गया, क्योंकि पीछे से घट रही है, गंगा जी घट रही हैं। तो हम लोग ये देखने आए थे कि कहीं कटान तो नहीं हो रहा है। अभी किसी गाँव में पानी नहीं गया है और सभी हमारे लेखपाल, बाढ़ चौकी, स्वास्थ्य विभाग सबको हम लोगों ने अलर्ट मोड पे रख रखा है और अगर कहीं किसी को ज़रूरत भी पड़ेगी तो हम उसको पूरी सामग्री, खाद्य सामग्री सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। तो उद्देश्य यही है, रोज़ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि हमारा कोई नागरिक परेशान ना हो।
और अब खबर यूपी के गोंडा से है, जहां लगातार भारी बारिश होने के चलते ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही नजर आ रहा है। हालांकि यहां घाघरा नदी की अगर बात करें तो वहां भी जलस्तर अभी 12 सेंटीमीटर खतरे के नीचे से है। बताया जा रहा है कि नदी ने अपने तट का कटान शुरू कर दिया है और निचले इलाकों में पानी भी भरना शुरू हो गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने तटबंध और अन्य किसी ऊंचे स्थान पर अपना स्थायी निवास बना लिया है। और हाल ही में कुछ दिनों पहले ही भिखारीपुर सकरोर तटबंध के निरीक्षण करने आई जल संसाधन मंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ को लेकर तैयारियां नहीं होने पर जमकर फटकार लगाई थी, लेकिन फिर भी अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो सका। वहीं देवीपाटन मंडल के आयुक्त SVS रंगाराव ने भिखारीपुर सकरोर तटबंधन का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि यहां सकरोर तटबंध का निरीक्षण किया गया और इसके बावजूद यहां मंडलायुक्त के मंडल से बाढ़ को लेकर चल रही तैयारियों के बारे भी उन्होंने जानकारी। पिछले साल में वहाँ भिखारीपुर में लगभग 350 मीटर का बांध टूटा था। अब उसी का रिपोर्ट गांधा के किनारे का है और उसी का रिपेयर वगैरह है और उन्होंने विभाग ने सिंचाई विभाग ने अप्रैल से शुरू कर दिए हैं और इसमें अंत तक खत्म होना चाहिए था। उसी को निरीक्षण करने के लिए फ्राइडे को गए थे और वहाँ का काफ़ी तो काम है, लगभग 90% काम तो हो चुका है और जो भी बंदा का है उन पर जो खतर का लेयर लगना था उसी को भी काम चल रहा है। अब ये काम है लगभग 6.5 करोड़ का लागत का है। अब उसी में से विभाग से और धनराशि बाकी को धनराशि मिलना बाकी है। अब मैंने संबंधित अच्छे अभियंता और इन लोगों को निर्देश दे दिए हैं। गुणवत्ता तो ठीक है, मगर काम में और तेजी लाने के लिए और मजदूरों को भी इसको बढ़वा कर 24 घंटा काम चला के इसको जल्दी के एक सप्ताह। उधर यूपी के गोंडा जिले में ADG गोरखपुर जोन के निर्देश पर अवैध शस्त्र का कार्य विक्रय करने वाले आरोपियों के विरुद्ध ऑपरेशन तमंचा अभियान चलाया गया, जिसके तहत जिले में कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से 7 अवैध असला और 7 कारतूस बरामद किए गए हैं। बताते चलें कि पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस बारे में जब CO सदर लक्ष्मीकांत गौतम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ADG गोरखपुर जोन के निर्देश पर ऑपरेशन तमंचा के तहत पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन द्वारा अवैध शस्त्र धारकों एवं इनका क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत गोंडा जनपद में आज पुनः 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 7 अवैध शस्त्र की बरामदगी की गई है। इसके स्रोत के बारे में जानकारी की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के जिला श्री फतेहगढ़ साहिब की स्टील सिटी मंडी गोविंदगढ़ में नेशनल हाईवे पर पड़ते गांव अंबे माजरा में सामने हाईवे पर बनने वाली ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। बताया जा रहा है कि कार्य का शुभारंभ करने के लिए फतेहगढ़ साहिब के सांसद डॉक्टर अमर सिंह मंडी गोविंदगढ़ पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ हल्का अमलोह के विधायक काका रणदीप सिंह, डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक, SSP अमनीत कोंडल, प्रशासनिक अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद थे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ 1 ਸਾਲ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 21 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਉਹਦੇ ਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, पोस्टਰਾਂ ਦਾ ना ध्यान रखा करो। सर फतेहगढ़ साहब से सेहत सुविधा और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के संभल की करेंगे, जहां पालिका सभासदों ने चेयरमैन के खिलाफ करोड़ों रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए बाइक रैली निकाली। हाथों में बैनर लिए पालिका चेयरमैन हाय हाय के नारे लगाते रहे और डीएम संभल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई नहीं होने पर त्यागपत्र देने की चेतावनी देते हुए नजर आए। सोमवार को भैंसोई नगर पालिका परिषद में भ्रष्टाचार को लेकर सभासदों ने बाइक रैली निकाली। आपको बताते चले कि डीएम कार्यालय तक बाइक रैली निकालते हुए पहुंचे। यहां सभासदों ने चेयरमैन के खिलाफ जमकर नारे लगाए और सभासदों का आरोप यह है कि चेयरमैन ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की राजस्व विभाग की संपत्ति कथित रूप से अपने लोगों के नाम करा दी है। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भ्रष्टाचारी रैली निकालना है, क्या करेंगे आप? भैया ताला बेच लिए सारे, नगर पालिका सारे ताला बेच लिए, ये बेचो डूब जाएगी, व्यवस्था खराब है। आपको अगर देखना हो तो मरघट जाकर देख लो, मरघट में कितनी गंदगी है कि लोग दास अधिकार के लिए जाते हैं तो कितनी परेशानी है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से? भैया भ्रष्टाचार हटाओ। एक काटा संख्या 1069 नंबर 2 में चढ़ा ली 100 करोड़ रुपए की संपत्ति राजस्व विभाग की। डीएम साहब से मिलने आए, किस लिए आए? इसलिए आए क्योंकि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। घाटा नंबर 1069 जो कि राजस्व की भूमि है, वर्तमान में जो चेयरमैन है उस पर उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है और अपने नाम नगर पालिका में उसे दर्ज करा रखा है। और उनके संग एक शाहजहां बेगम जो जमील की नगर पालिका कर्मचारी की पत्नी है और उनके नाम भी उन्होंने उसमें चढ़ा रखा है और उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसे कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं। भैजू के हित में वो ज़मीन राजस्व विभाग की है, भैजू के हित में और सरकार के हित में उस ज़मीन को मुक्त कराना चाहते हैं। तो डीएम साहब से मिले आज? उधर बिहार के दरभंगा से दिल्ली जा रही मजदूरों से भरी बस यमुना एक्सप्रेस पे महावन थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पलट गई। इस भीषण दुर्घटना में बस में सवार महिला, बच्चों सहित लगभग 100 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से सभी घायलों को बेहतर उपचार हेतु आगरा के एसएन हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जबकि मामूली चोटिल लोगों को जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? यादव। आप इसी बस में थे क्या? जी जी। क्या घटना हुई, कैसे हुई? ये देखिए चक्का खुल गया, बस पलटी कर गई। अच्छा, इसका पहिया जो खुल गया था? खुल गया आगे का। हाँ, बस पलटी कर गई। तो कितने लोग घायल हैं? 100 आदमी घायल होगा। 100 आदमी घायल? कोई वैसे डैमेज तो नहीं हुआ? हमारा कोई नहीं। ठीक है, धन्यवाद। किसी का हाथ, किसी का पैर। ठीक। कहाँ से आप? कहाँ से? दरभंगा से। बस कहाँ से आ रही थी ये? दरभंगा जिला से आ रही है। और कहाँ जा रही थी? दिल्ली जा रही है। दिल्ली जा रही थी? ठीक है, धन्यवाद। नंदन कुमार महतो। कहाँ से आए हो? बिहार से। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली सर। दिल्ली यार, किस काम के लिए? फैक्ट्री में काम करने के लिए। फैक्ट्री काम? कितने लोग थे इसमें? इसमें लमसम 150 लमसम 150 लोग थे इसमें जो है? 150 में। ये कितने बजे पलटी है? अभी 10 मिनट पहले पलटी हुई है। अच्छा, 10 मिनट पहले पलटी है। इसका कारण क्या था पलटने का? इसका कारण सर पिछला टायर खुल के स्लिप खा गया एक, और एक ही पर चल रहा था। सर, आज क्या घटना हुई यमुना एक्सप्रेस वे पे? थाना महावन क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन 118 के निकट एक्सप्रेस वे पर एक डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्रथम दृष्टया इसका एक्सल टूटने से घटना कारित होना पाया जा रहा है। इसमें लगभग 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी किसी की डेथ की सूचना नहीं है। जांच करके इस प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उधर यूपी के हाथरस की बात करें तो यहां 15 दिन से गेहूं की फसल का रजिस्ट्रेशन ना होने से नाराज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। गेहूं खरीद को लेकर किसानों के साथ कांग्रेसी भी इस धरने में मौजूद थे और यहां धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि मंडी समिति से लेकर सदर तहसील तक कांग्रेसी और किसानों ने जमकर नारेबाजी की और जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने सदर तहसील परिसर में जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बताते चले कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कहा कि अगर किसानों की फसल नहीं खरीदी जाती है तो कल रोड जाम कर वो प्रदर्शन करेंगे। आज तमाम किसान यहाँ तहसील परिसर में बैठे हैं। हमारे कांग्रेस के साथी भी यहाँ मंडी परिसर में से तहसील तक उनके साथ आए हैं। पिछले 15 दिनों से तमाम किसान, पूरे जनपद का ये किसान रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये यहाँ बैठे थे और 15 दिनों से इनका कोई गेहूँ लेने वाला नहीं था। आज जैसे ही मुझे अवगत हुआ, मैं तत्काल इनके पास मंडी पहुँचा, इनके साथ धरना दिया और धरने के उपरांत हम यहाँ एसडीएम सदर ऑफिस पर आकर बैठे। तत्काल
आदेश आया कि ऊपर से आदेश आ चुका है, आपके गले को लिया जा रहा है। मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन तब तक धन्यवाद है जब तक इनकी समस्या का निदान नहीं होता। और यदि इनकी समस्या का निदान ना हुआ तो अभी तो केवल हम धरने पर बैठे हैं, और अब मजबूरन चूंकि कल 12 बजे के बाद बंद हो जाएगा, यदि इनका आज अन्न ना लिया गया, इनका गल्ला ना लिया गया, तो कांग्रेसी कल सुबह सड़कों पर धरना देंगे, मंडी के सामने सड़क जाम करेंगे और इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से तमाम दर्शकों को बड़ी खबर का रुख करवा देते हैं। तो यहाँ कश्मीर मसले की कांग्रेस कमेटी की बैठक आज है। बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह आज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यहाँ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बताते चले कि पीएम की बैठक में शामिल होने पर फैसला हो सकता है। तो यहाँ पीएम मोदी की 24 जून को बैठक है और ऐसे में इस पर फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि यहाँ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह इस बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। गुपकार गठबंधन की तरफ से फारूक अब्दुल्ला इस बैठक में शामिल होंगे। हाँ, पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है 24 जून को और इस बैठक को लेकर आज फैसला हो सकता है। कश्मीर मसले पर कांग्रेस कमेटी की बैठक आज है और आपको बताते चले कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस कमेटी की आज बैठक होने वाली है। आगे क्या कुछ रणनीति होगी, इस पर चर्चा की जाएगी। बैठक में यहाँ जो पीएम की बैठक होने वाली है उस पर फैसला किया जाएगा। तो यहाँ आपको बताते चलें कि 24 जून को पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक है जम्मू कश्मीर के मसले पर। गुपकार गठबंधन की तरफ से फारूक अब्दुल्ला भी इस बैठक में शामिल होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने विवादित बयान को लेकर एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। देश में महिलाओं के साथ बढ़ती यौन हिंसा के घटने के लिए उनके कपड़ों को जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें, एचबीओ पर दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर महिला बहुत कम कपड़े पहनती है तो इसका पुरुषों पर असर होगा। हाँ, अगर वो रोबोट है ऐसा नहीं होगा। यह कॉमन सेंस की बात है कि इमरान की इस विवादित टिप्पणी पर दुनिया भर में आलोचना शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी उन पर निशाना साधा है। यहाँ ये भी बताते चले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को बीमार और महिला विरोधी करार देते हुए उनकी कड़ी आलोचना की है। उधर आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के जैनपोरा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की नाका पार्टी पर हमला कर दिया और इस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ है। बताते चले कि अलबत्ता आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान फिलहाल जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार खबर सामने आई है कि आतंकियों के दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के जैनपोरा में तैनात सीआरपीएफ की 178वीं बटालियन की नाका पार्टी पर बाबापोरा में हमला किया गया। हालांकि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है और इस हमले के उपरांत आतंकी घटनास्थल से भाग गए थे। यहां सुरक्षा बलों ने पुलिस और सीआरपीएफ के साथ आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान छेड़ दिया है। उधर ईडी ने सोमवार को विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फिमा के तहत पुणे के कारोबारी अविनाश भोसले और उनके परिवार के सदस्यों की 40.34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई भोसले और उनके परिवार द्वारा दुबई की रोस्टेल एसोसिएट लिमिटेड की विशेष सिक्योरिटी खरीदने के लिए की है। बताते चले कि यह फेमा का साफ तौर पर उल्लंघन है और इन संपत्तियों को विदेशी प्रभुति और फेमा के उल्लंघन में भोसले और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा आयोजित संपत्तियों के बराबर मूल्य के रूप में जब्त किया गया है, जो भारत में स्थित समकक्ष मूल्य की विदेश सुरक्षा या फिर भारत के बाहर रखी अचल संपत्तियों की जब्ती का प्रावधान करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।